हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एसएससी जेईई 2025 सर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का फाइनली कट ऑफ कितना जा सकता है? ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे काफी दिनों से मुझसे डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं, और घबराने वाली बात भी है। पिछले 8 साल के एसएससी जेईई के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शायद कट ऑफ डिसाइड कर पाना इतना आसान काम नहीं है। इस बार थोड़ा सा कट ऑफ डिसाइड कर पाना मुश्किल है, खास करके इस बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उन सारे पैरामीटर्स पे मैं बात करूंगा। एसएससी जेईई की सीबीटी 2 की रिस्पॉन्स शीट आए हुए काफी दिन हो गए। उसके बाद ऑब्जेक्शंस हुए। मैंने खुद इलेक्ट्रिकल के पेपर में 4 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया है अपनी तरफ से, और एक स्टूडेंट के एंड्स पे 5 क्वेश्चन में लगाया हुआ है। हमारी टीम ने टोटल 5 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल में ऑब्जेक्शन लगे। 4 में मुझे सेटिस्फेक्शन है, 5 में बच्चों को सेटिस्फेक्शन था, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं कांटेक्ट में हूं, उन बच्चों के जो नंबर हैं इलेक्ट्रिकल के पेपर में वो 385, मतलब पूरे बता रहा हूं मैं आपको, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 मिला के 385, 387, 391, 392 एंड 399, यहां तक के नंबर्स मैंने अभी तक पूरे सुने हुए हैं। और एक बच्चा और है जो 402 नंबर पे, लेकिन वो ऑलरेडी एमईएस में काम कर रहा है। तो एक बच्चा और है जो 402 नंबर पे बैठा है इलेक्ट्रिकल में, वो ऑलरेडी एमईएस में काम कर रहा है। तो मे भी शायद वो हो सकता है सीट को छोड़ दे, बिकॉज उसकी इच्छा थी कि सीपीडब्ल्यूडी मिले, लेकिन एमईएस में काम करते करते अब उसको एमईएस ही अच्छा लगने लगा है, तो शायद वो डीवी ही ना कराए सीपीडब्ल्यूडी के लिए। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं। लास्ट टाइम पर उसकी 112 के आसपास कुछ रैंक थी, है ना, तो वो ऑलरेडी एमईएस के अंदर अवेलेबल है, और इस बार में भी शायद वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब बात ये आती है कि यार, जिस समय हमने एसएससी जेईई दिया और उस समय बहुत चीजें क्रिस्टल क्लियर होती थी, मतलब एकदम पता चल जाता था कि हाँ यार सीबीडब्ल्यूडी मिल रहा है कि एमईएस मिल रहा है, मैं फलाना कैटेगरी का हूं, बात खत्म। उसके बाद से जब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक सारी चीजें, मतलब इवन मुझे आज भी याद है, जब मेरा जिस समय एमईएस क्लियर हुआ था तो मुझे पता था कि यार एमईएस तो कंफर्म है, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें पता रहती थी। उसके बाद से इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हमेशा बच्चों को बोल देता था कि तेरा यार सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, तू इस बार टॉप 10 में है। जैसे रजत आया था लास्ट ईयर, तो मैंने उसको बोला था कि तेरी रैंक आराम से टॉप 10 में आ रही है, तू कुछ मत कर। तो इस तरीके से चीजें पता चल जाती थी। लेकिन गाइज, इस बार मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, और आप देख भी रहे हो, मेरी वीडियो का इंतजार आप सभी को था, पूरे बच्चों को मेरी वीडियो का इंतजार था, और इस बार मैं अपनी वीडियो को काफी लेट लेकर के आया हूं। चलिए मैं पहले तो ये बताता हूं ये वीडियो मेरी लेट क्यों हो गई। उसके 2 कारण है। पहली बार हुआ यह है कि 2 चीज थी। एक तो क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स थे रिसेंटली, तो मैं सभी क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा व्यस्त था, बहुत ज्यादा मैं क्लासेस में एंगेज था सुबह से लेकर के रात तक, और मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता था कि बेटा 2-4 दिन रुक जाओ, मैं वीडियो खुद लेके आऊंगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं, तो इस बार जेन्युइनली टॉपर के मार्क्स, मैं इस वीडियो में पूरे टॉपर के मार्क्स भी बताऊंगा आपको कितने हैं, टॉप 10 में रैंक लाने के लिए भी बताऊंगा कितने मार्क्स चाहिए, और क्या क्या हो सकता है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज। इस वीडियो का एंड तक देखिए। तो कुल मिलाकर के इस बार ना भाई, कट ऑफ डिसाइड करना इतना आसान काम नहीं था। कारण यह है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड मेरिट बनती है, और जब कंबाइंड मेरिट बनती है तो इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पेपर में भाई ये वाला स्टेटमेंट कर दिया। जहां इलेक्ट्रिकल में बच्चों ने जितना स्कोर करना चाहिए था उतना किया, वहां मैकेनिकल के बच्चे बहुत पीछे रह गए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस बार की चीजें थोड़ी सी अलग हो गई। मैकेनिकल वाले बच्चे ये पूछ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैकेनिकल के पेपर का इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो जाए कि हमारे नंबर धरे के धरे रह जाए। मैं इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने आया हूं इस वीडियो के अंदर। दूसरी बात मैं बात करता हूं, कुछ मेरे ही स्टूडेंट थे, मतलब मैं यही बोलूंगा, आप लोगों के साथ रेगुलर पढ़ाई करते थे, ऑलरेडी जॉब में थे, कुछ जॉब में नहीं है, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब जितने भी बच्चों से मैं कनेक्टेड हूं, और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे गाइस, जो 8-10 बच्चे ऐसे थे जिनके बारे में मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये टॉप 10 के अंदर अंदर रैंक लाएंगे, और ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के मिला के आराम से 420-430 तक नंबर लेकर के आ जाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिन बच्चों से मैंने इतनी उम्मीद लगाई थी, वो सभी बच्चे उम्मीद तक तो नहीं पहुंच पाए। 420 तक कोई नहीं पहुंच पाया, 415 तक भी कोई नहीं पहुंच पाया, और वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं 370 से लेकर के 400 मान सकते हो, इसकी रेंज में रह गए। मतलब मेरी उम्मीद से करीब करीब वो 20 से लेकर के 40 नंबर कम लेकर के आए हैं। तो मामला इस बार 400 की लाइन वाला नहीं है, मामला इस बार 300 की लाइन वाला बैठ चुका है। चलिए अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं। इस बार जो हमारे टॉपर है, टॉपर मतलब जो रैंक 1 लेके आएगा, उसके इलेक्ट्रिकल में अभी के टाइम पर रॉ मार्क्स 407 के अप्रॉक्स आ रहे हैं। अच्छा,
एक हमारा स्टूडेंट है जिसके 402 नंबर हैं, 402 नंबर पे वो बैठा हुआ है, वो रैंक प्रेडिक्टर में उसका डेटा आपको नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखेगा। कारण ये है क्योंकि क्या हुआ है, रैंक प्रेडिक्टर में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने CBT 1 के मार्क्स चेक ही नहीं किए थे, सिर्फ CBT 2 के चेक किए। तो जब आप रैंक प्रेडिक्टर का डेटा देखोगे तो उसमें आपको उनके CBT 2 के मार्क्स दिखेंगे, कंबाइंड नहीं दिखेंगे, या कंबाइंड दिखेंगे भी तो उनके CBT 1 के मार्क्स वहां है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने CBT 1 के टाइम अपने मार्क्स ही चेक नहीं किए रैंक प्रेडिक्टर के अंदर, उन्होंने सिर्फ CBT 2 के टाइम चेक किए। अब रैंक प्रेडिक्ट, अब सीधी सी बात है, SSC JEE में तो रैंक आपकी CBT 1 प्लस CBT 2 से बनेगी। कुछ बच्चे अच्छे स्मार्ट हैं जिन्होंने CBT 1 के भी चेक किए, CBT 2 के भी किए, तो उनका डेटा वहां आपको दिख रहा है। अब जैसे एक बच्चे को मैं जानता हूं जिसके इलेक्ट्रिकल में 275 नंबर है CBT 2 में, और उसके तीनों ऑब्जेक्शन भी अभी सही हैं, लेकिन CBT 1 की मैं बात करता हूं तो उसने रैंक प्रेडिक्टर में डेटा चेक नहीं किया था, तो उस बच्चे के नंबर CBT 1 के मिलाने के बाद 402 नंबर बैठ रहे हैं हमारे CBT 1 प्लस CBT 2 के। तो कुछ इस तरीके के बच्चे हैं, बट खैर उससे हमें मतलब नहीं है। मेरी पूरी एनालिसिस ये बोलती है कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा 407 नंबर के आसपास अप्रॉक्स लेकर के बैठा है टॉपर। 2-4 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, किसी बच्चे ने अगर CBT 1 में चेक नहीं किए अपने मार्क्स तो उस हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ, जहां तक मेरी रेंज है, जहां तक मेरी समझ है, 407 के आसपास टॉपर बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस आप लेके चलना, माइनस तो मत ही लेके चलो, प्लस ही लेकर के चलना। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल के पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऑब्जेक्शन 4 से 5 किए हुए हैं, लेकिन SSC उसमें से 2 से 3 ही मानेगा, इससे ज्यादा मानेगा नहीं। तो 2 से 3 ऑब्जेक्शन हैं अभी हमारे पास, तो वो एक पैरामीटर बनेगा। बट हमें कट ऑफ ऑब्जेक्शन के पहले का देखना है, ऑब्जेक्शन के बाद का नहीं, बिकॉज वो हमारे हाथ में है नहीं। बहुत बार बच्चे मुझे क्या करते हैं, मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा इतना मार्क्स है और मेरे 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में भी, अब मेरे इतने हो जाएंगे तो बताओ कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं वही बोलता हूं कि ऑब्जेक्शन के बाद का मत देखो, उसके पहले का देखो। तो इलेक्ट्रिकल की बात, मामले की बात अगर मैं करता हूं तो बेटा इलेक्ट्रिकल में मामला यहां कहीं पर बैठ रहा है, इलेक्ट्रिकल का मामला ना टॉपर का यहां कहीं पर बैठ रहा है। अब चलते हैं अपन लोग मैकेनिकल के पास। मैकेनिकल की बात करता हूं तो ये मामला, अब देखो CBT 1 तो ऑलरेडी SSC ने नॉर्मलाइज करके ही मार्क्स दिए हैं, तो CBT 1 से मतलब नहीं, मेन CBT 2 है। CBT 2 में मैकेनिकल के बच्चे स्कोर ही नहीं कर पाए। जहां इलेक्ट्रिकल का बच्चा 270 275 तक स्कोर कर रहा है वहीं पर मैकेनिकल का बच्चा जो है वो 215 से 230 की रेंज में ही रह गया, तो करीब करीब 50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो मैकेनिकल में 370 नंबर के आसपास टॉपर मिलेगा आपको, इससे ज्यादा पे टॉपर है ही नहीं, ये वर्स्ट कंडीशन है मैकेनिकल की। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर। अब SSC क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को तो वहीं रहने देगा जहां पे वो है, मैकेनिकल वाले बच्चों के मार्क्स को इंक्रीज करेगा। तो आप जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपके, वो अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूं। टॉपर के मार्क्स भी अभी कितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे बताऊंगा। टॉप 10 में रैंक भी अभी के बेसिस पे बताऊंगा, नॉर्मलाइज्ड के बाद का नहीं, अभी के बेसिस पे। तो अभी जिन बच्चों के नंबर इलेक्ट्रिकल में 407 के आसपास है, ये टॉपर की रेंज है, मतलब आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आ सकती है यहां पे। और मैकेनिकल में जो 370 के आसपास है, 370 प्लस टॉपर जाएगा, मतलब 370 हो सकता है कि फाइनल 370 ही हो मैकेनिकल का, ये मैकेनिकल का टॉपर है। अब आती है टॉप 10 में रैंक। तो अगर इलेक्ट्रिकल में अभी आपकी डेट में 392 नंबर के ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 बनेगी, मतलब CPWD कंफर्म्ड है। और मैकेनिकल में अगर आप 358 के प्लस बैठे हो तो आपकी रैंक AIR 10 के अंदर आप CPWD कंफर्म्ड है, यह आप मान के चलें। अब आप बोलोगे इनमें से कट ऑफ कौन सा है, मैं अगेन एक ही चीज बोलूंगा, कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं होगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। ठीक है, ठीक है, ये आप अभी के रॉ मार्क्स हिसाब से लेकर के चलो, जो भी बाद में होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन का नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर बाहर कहानी अलग चली जाएगी, तो उससे मतलब नहीं है। अभी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पे कट ऑफ बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल में 392 नंबर के ऊपर वाला जो बच्चा है ये टॉप 10 में बैठे हुए हैं, और इनमें से 4 स्टूडेंट्स को मैं बाकायदा बाय डिफॉल्ट जानता हूं, और मे भी शायद उनमें से हो सकता है कि एक स्टूडेंट की रैंक ऑल इंडिया 2 आ जाए या ऑल इंडिया 3 आ जाए, इस बार फर्स्ट भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। मैकेनिकल में 358 प्लस है, ठीक है, यहां पर ये टॉपर बैठे हैं टॉप 10 में। अब चलते हैं कट ऑफ की ओर। अब जो ये कट ऑफ होता है ये कैटेगरी वाइज होता है और डिपार्टमेंटल वाइज भी होता है। तो कैटेगरी वाइज बताना मेरे लिए ज्यादा इजी है कंपैरेटिव टू डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज बताना इतना आसान काम है नहीं, फिर वो हर डिपार्टमेंट की कैटेगरी में घुसना पड़ेगा, तो मैं स्वयं ही भगवान बन जाऊंगा अपने आप में, तो इतना आगे तक जा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कोई चीज गलत हो जाए। इसलिए जो मेरी समझ के हिसाब से मैंने फाइनल कट ऑफ बनाया अभी के मार्क्स के हिसाब से, वो ये है, जो नॉर्मलाइज वर्ड को हटा दीजिए, अभी आप रॉ ही रखिए, नॉर्मलाइज्ड मत रखिए। और यहां पर अगर आप देखते हो, अच्छा ये रॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, ये जो रॉ मार्क्स हैं वो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हैं, मैकेनिकल के हिसाब से नहीं, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हैं ये, ठीक है।
क्यों इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बच्चों ने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो उसके हिसाब से होता है जिसके पास मार्क्स ज्यादा हैं। तो ये रॉ मार्क्स इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, मैकेनिकल के हिसाब से नहीं है। तो पहले इलेक्ट्रिकल के हिसाब से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में 360 के ऊपर बैठे हो तो आप मिनिमम 360 के ऊपर आपको चाहिए पड़ेंगे ताकि आप एटलीस्ट बीआरओ तक पहुंच जाओ। ये लोवेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है। सबसे ऊपर सीपीडब्ल्यूडी का जाएगा, फिर एमईएस, फिर एस सो ऑन। तो ये बीआरओ तक के लिए है, मतलब 360 तक आप मान सकते हो कि यू गॉट द बीआरओ, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी एमईएस नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में 355 के आसपास मान सकते हो, 354 भी हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 340 के ऊपर भी मामला जम सकता है। एससी एसटी में 322 के नीचे चला जाएगा मामला। तो ये कुछ कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ इलेक्ट्रिकल के बेसिस पर है, रॉ मार्क्स। अब मैकेनिकल वाले बच्चों का क्या होगा? तो मैकेनिकल वाले बच्चे, सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल में बीआरओ 360 पे मिल रहा है तो मैकेनिकल का तो टॉपर ही बैठा हुआ है 370 पे। तो मैकेनिकल के बच्चों के मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा इस लेवल तक और ला करके छोड़ दिया जाएगा। तो मैकेनिकल में जिस बच्चे के मार्क्स, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैकेनिकल में अगर हम मोटा मोटा मान के चलें, है ना, तो मैकेनिकल में जैसा मैकेनिकल में कोई बच्चा बैठा है 310 320 पे, तो वो कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से चीजें इस बार डिजाइन की गई हैं। तो ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट था। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पेपर में करीब करीब 40 से 45 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, मे बी 50 नंबर भी टच हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन इस बार हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जहां है वो वहीं बैठे रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल में कोई बच्चा इतने नंबर ला रहा है तो वो फाइनली एक सीट अपनी ले लेगा। सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, इसके बारे में मैं और भी आगे बात करूंगा, लेकिन लोवेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कट ऑफ इतना चला जाएगा। इसके ऊपर वाले सारे बच्चे पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको किसी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आप में से जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा वो मेरी इस वीडियो के बारे में आएगा बोलने की, सर मेरे नंबर आ रहे थे कितने 365, लेकिन सर मेरा तो हुआ नहीं, आपने बोला था 360 पे हो जाएगा। तो जब बेटा रिजल्ट आएगा तो वो उसमें दो चीजें जुड़ जाएंगी, एक आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस और साथ ही उसमें कितने एक्सेप्ट हुए, और साथ ही साथ में एक चीज और जुड़ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन। ये सब जुड़ने के बाद ये चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी। आप आज की कंडीशन के हिसाब से देखो, रॉ मार्क्स के हिसाब से ये डेटा एग्जिस्ट करता है और उसी के बेसिस पे अपन डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मेरी अपनी एनालिसिस ये बोलती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत घुस के एनालिसिस करी है, इसके ऊपर की चीजें नहीं बदलेंगी। मैं हर एग्जाम में थोड़ा सा लेट एनालिसिस करके चीजें बताता हूं, लेकिन फाइनली ऑथेंटिक आकर के बताता हूं। जल्दी बताने का मेरा कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, इस बार मुझे ऐसा लगता है मैं 3 से 4 दिन थोड़ा लेट हुआ हूं, नो डाउट, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बट हाँ, जो आपको डेटा बताया है दिस इज द ऑथेंटिक डेटा, और फटाफट से टॉप 10 में रैंक लाइए और आपके मार्क्स भी मुझे बताइए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इन रेंजेस के अंदर आ रहे हो तो आराम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप, है ना, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो, दिस इज द मोस्ट वेलकम। आप आइए, आपको आगे के सारे गाइडेंस को मैं यहां पर देने को रेडी हूं इस टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।